नमस्कार। मैं हरिवल्लभ एच यू वर्ड लाइव में आपका फिर से स्वागत करता हूं। पिछले 2 या 3 दिन से जिस प्रकार की न्यूज़ विद रिस्पेक्ट टू कोरोना वायरस आ रही है, उससे मैं बहुत आहत हूं, बहुत चिंतित हूं। और मैं उन सभी मेंबरान का तहे दिल से ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें और ज़िंदगी अपनी असली पटरी पर लौट आए। लेकिन उसके पहले उन सभी से मेरी खास गुजारिश है कि आप वैसे तो बहुत कुछ ज्ञान आजकल व्हाट्सएप से मिल जाता है, न्यूज़ में भी मिल जाता है, सलाहकारों की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन आप अपने शरीर को पहचानें, अपने स्वास्थ्य को ऑब्जर्व करते रहें, अपने जीवन और दिनचर्या में आए हुए बदलावों पर नज़र रखें और सिर्फ अपने घरेलू इलाज पर ही निर्भर न रहें और जल्दी से जल्दी डॉक्टर्स की सलाह लें और जो कुछ भी ज़रूरी है, जो कुछ भी आवश्यक है, उस पर ध्यान दे करके अपने शरीर का पूरा ध्यान रखें। ये काल जो है, ये वक्त जो है वो आपको काफ़ी डिप्रेशन मोड में ले गया है, ये मैं जानता हूँ। दोज हु आर क्वारंटाइन, उनकी परिस्थिति क्वारंटाइन तक तब तो ठीक है, लेकिन क्वारंटाइन के बाद की परिस्थिति को मैनेज करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि शरीर दुर्बल होता है और आसपास के वातावरण को देख करके और बहुत कुछ डिप्रेसिंग सिचुएशन आपके दिमाग में बनती है। थोड़ा भगवान की, ईश्वर की आराधना करें, प्रार्थना करें, आराम लें और अपने आप को जल्द से जल्दी स्वस्थ बनाने की कोशिश में लग जाए। वैसे तो आज मेरा इतना ज़्यादा मूड नहीं था कि मैं आपसे बात करूं, लेकिन पिछला एपिसोड जो मैंने आपके सामने पेश किया था, उस एपिसोड में मैंने आपको लीडरशिप के बारे में बात की थी। सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, लीडरशिप और लीडरशिप एंड नीड फॉर अ लीडर इन द कंट्री, लीड फॉर लीडर्स इन द सोसाइटी। ये सारी चीज़ें इतनी बड़ी हैं कि उसको बहुत कम समय में कवर कर पाना इतना संभव नहीं है। तो मेरे को लगा कि आज मैं थोड़ी सी बात आपको उसके आगे, जो मैंने लास्ट श्लोक आपके सामने रखा था कि धृति क्षमा दमोस्तेषम शौचम इंद्रिय निग्रहम धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशमम धर्म लक्षणम, ये श्लोक हमने पिछले एपिसोड में आखिरी में कहा था। और उस हिसाब से मैंने आपको कहा था कि धर्म के 10 लक्षण होते हैं। उन लक्षणों को हमें फोकस करके, ध्यान करके और उसके ऊपर अगर हम विचार रखें तो हमारे लिए काम आसान हो जाता है। और वो है क्रोध है। क्रोध पे अपने को कंट्रोल करना पड़ता है, करना चाहिए। क्षमा, आपके अंदर क्षमा का विचार होना चाहिए। क्षमा का मतलब ये है कि आप जेन्यून आदमी जो आपके सामने पश्चाताप की शक्ल में खड़ा है, उसको एसेस करके उसको माफ़ करें। माफ़ करने के बाद उसको ऑब्जर्व जरूर करें। कहीं ऐसा ना हो कि माफ़ी एक एक्टिंग हो और गुनाहगार अपना गुनाह चालू रखे। तो क्षमा जरूर देना चाहिए, लेकिन आफ्टर कीपिंग ए वॉच ऑन इट। तीसरी बात जो थी कि वासनाओं के ऊपर अपना नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि वासनाओं पे अगर आपका नियंत्रण नहीं है तो आप वक्त भी बर्बाद करते हैं और दिमाग को भी खराब करते हैं। तो आपकी वासनाओं के ऊपर, इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चोरी से हमें दूर रहना चाहिए। हमें चोरी और इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो धर्म के अंदर, ये हमें उसकी कोई इजाज़त नहीं देनी चाहिए। हमें आंतरिक और बाह्य बाह्य शुद्धि करनी चाहिए।
आंतरिक मीन्स हमारे दिल में विचारों को, हमारे प्रभावों को हमें रेगुलेट करना पड़ेगा, और बाहरी वातावरण को भी हमें सही तरीके से अब बदलाव के मोड में लाना पड़ेगा। हमें एनवायरनमेंट जब तक चेंज नहीं करेंगे, हम एनवायरनमेंट में अपने आप को ले जा करके और उसके विरुद्ध या उसके उसमें छानबीन करके, और जब तक हम उसको व्यवस्थित नहीं करेंगे तब तक हमारा जो है वो परिस्थितियां इतने अच्छे तरीके से सुधरेंगी नहीं। अधिकाधिक ज्ञान का प्रयोग करें, बुद्धि का प्रयोग करें, और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। ये 10 लक्षण धर्म के हैं। वो चाहे किसी भी धर्म में आप बैठें, ये 10 रिक्वायरमेंट हमारे होते ही होते हैं। और इन चीज़ों को जब हम किसी लीडर्स के साथ जोड़ते हैं तो हमें ये कि यही चीज़ें जो हैं वो किसी लीडर में भी विद्यमान रहनी चाहिए, उसका ज्ञान मिलता है। तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए एक छोटी सी कहानी आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, जो थोड़ा जोक के तौर पे मैंने सुना था, लेकिन इसका रेलेवेंस है, इसलिए मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि 2 इंजीनियर थे, दोनों सिविल इंजीनियरिंग की। इंडिया में दोनों ने सिविल इंजीनियरिंग 2 दोस्तों ने साथ में की, और इंजीनियर बन के जब वो एक बंदे ने निश्चित किया कि मैं यूएसए शिफ्ट हो जाऊं, दूसरे ने को था वो पीडब्ल्यूडी में सिविल इंजीनियरिंग का जॉब मिल गया, सरकारी जॉब मिल गया, तो वो इंडिया में रहा। सालों गुजर गए, 15-20 साल के बाद एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। जब व्हाट्सएप की दुनिया आई तो एक दूसरे को मिले, व्हाट्सएप पे मिले और एक दूसरे का हाल चाल जानने लगे, और दोस्ती वापस प्रगाढ़ होने लगी। और अमेरिका वाले दोस्त ने इंडिया के दोस्त को अमेरिका में आमंत्रित किया। अब इंडिया के दोस्त के पास भी छुट्टी मनाने के लिए जगह पे तो जाना ही था, तो वो अमेरिका अपने दोस्त के घर पे आया, तो दोस्त का घर देखा तो बड़ा खुश हुआ। विशाल काय घर, बड़े बड़े जो थे वो उसके घर में स्विमिंग पूल, उसके घर में काफ़ी कुछ सुविधाएं, और टोटली मॉडर्न, आगे पीछे गार्डन, बगीचे फगीचे, फूल बाल, सब कुछ देख करके बड़ा खुश हुआ। मर्सिडीज कारें और इतना सब लग्जरी देख करके। और जो इंडिया का सिविल इंजीनियर था उसने पूछा, यार दोस्त तुम तो काफ़ी प्रगति की तुमने अमेरिका में आकर के। तो बोले मेरा एक और डाउनटाउन में एक बड़ा फ्लैट भी है, अपन वहाँ भी जाएंगे। तो डाउनटाउन में एक करीब 32वीं मंजिल के ऊपर उसका एक बहुत बड़ा आलीशान फ्लैट था, वहाँ उसको लेके गया। जब वो खाने की मेज पे बैठे थे तो कहने लगा कि यार ये इतनी सारी प्रगति आप करते कैसे हो, क्या आप किस तरह से करते हो। तो उसने कहा, देखो वो विंडो में तुमको दूर एक ब्रिज दिख रहा है। बोले हाँ हाँ दिख रहा है, थोड़ा दूर है। बोले 10%। तो उसने कहा अच्छा, वेरी गुड। चलो बातें तो वहाँ बनती रही, और इस तरह उसने अपना हिसाब किताब भी सेटल करके बता दिया कि वो प्रगति कैसे की है। अब वो बातचीत ये हुई, 15-20 दिन के बाद जो इंडिया का इंजीनियर था वो इंडिया वापस आ गया। और इंडिया वापस आया और ये कह के आया कि देखो भाई, दिवाली के टाइम पे तुमको इंडिया आना है और मेरे ही घर पे रहना है। बोले हाँ जरूर आएंगे। अब वो अमेरिका का जो इंजीनियर था वो भी इंडिया उसके गेस्ट बन के आया, बाकायदा उसको रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट के ऊपर उसको रिसीव किया, उसको भी अच्छी खासी कार में ले करके घर पे आया। और उसने भी वही एक नदी के किनारे एक बहुत बड़ा उसका फ्लैट था, और उस फ्लैट की करीब 20-21वीं मंजिल के ऊपर उसका भी बड़ा फ्लैट था। और वो फ्लैट में बिठाया, जो था डाइनिंग टेबल के ऊपर चांदी के पतरे लगा करके रखे हुए थे, कुर्सियाँ बड़ी ऊंची ऊंची थी, बड़े बेडरूम्स, बड़ा फर्नीचर। तो जब खाने की मेज पे बैठे तो अमेरिका के इंजीनियर ने ये भी कहा कि यार तुम लोगों ने भी इंडिया में काफ़ी प्रोग्रेस की है, बहुत अच्छा, तुमने भी अच्छा इस्टेब्लिशमेंट किया, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। तो उसने कहा देखो वो नदी के दूर किनारे पे तुमको ब्रिज दिख रहा है। तो वो बिल्कुल झूम करके देखने लगा, लेकिन वहाँ तो ब्रिज नजर ही नहीं आया। उसने बोला देखो देखो वो दूर जो एक चट्टान है, उस चट्टान के बाजू में आप देखिए वहाँ पे एक ब्रिज है, दिखा? बोले नहीं 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 दिखा। बोले 100%। तो ये परिस्थिति आज हम देख रहे हैं
कि लोगों ने अपनी मॉनेटरी गेन के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखा है। देश काल परिस्थितियां इन सब को पीछे छोड़ करके सिर्फ पैसों के घोड़े पे सवार होके सवारियां निकली हैं। मुझे ये बात करते करते एक चीज़ और याद आई कि एक बार अपना वियतनाम का प्रेसिडेंट इंडिया में आया और वियतनामी प्रेसिडेंट ने जो पॉलिटिशियंस उनके साथ में अटेंड कर रहे थे उनको बात बात में पूछा कि भाई आप करते क्या हो। तो अपने पॉलिटिशियंस ने बोला भाई हम तो राजनीति करते हैं। तो नहीं नहीं, वैसे आप एक्चुअल करते क्या हो? बोले भाई हम तो एक्चुअल राजनीति करते हैं। तो वो फिर समझाने लगा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक फार्मर हूँ, मेरे फार्म है, मैं खेती पे मेहनत करता हूँ और फिर जब मेरे को थोड़ा सा समय मिलता है उसमें मैं प्रेसिडेंट के तौर पे, देश के प्रेसिडेंट के तौर पे सेवा करता हूँ, पर मेरा एक्चुअल प्रोफेशन तो फार्मर का है। तो इंडियन पॉलिटिशियन जो उनको अटेंड कर रहे थे वो शर्माए और कहने लगे हम तो फुल टाइम पॉलिटिशियन हैं। यहाँ से बीमारी शुरू होती है। जब आप फुल टाइम पॉलिटिक्स करते हैं तो फिर आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो गौण हो जाती हैं और पैसा कमाना और अगला इलेक्शन खेलना, अगला इलेक्शन खेलना मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, पर अगला इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, जीतना, इस प्रोसेस के दरमियान जो बीमारियां जन्म लेती हैं वही कारण है कि हम पॉलिटिक्स को फुल टाइम जॉब मानते हैं, जबकि दुनिया जो है वो ज़्यादातर लोग ऐसे ही होता होगा। लेकिन ये वियतनामी प्रेसिडेंट का जो सवाल था वो एक प्रश्नवाचक जरूर अपने सामने पेश करता है, प्रश्नवाचक चिन्ह बनाता है कि क्या हम पॉलिटिशियंस को फुल टाइम जॉब करना चाहिए, या अगर उनका उद्देश्य समाज सेवा है तो वो समाज सेवा कैसे करते हैं, वो कितनी करते हैं, उसके ऊपर भी उसके पैरामीटर्स होने चाहिए। इससे जुड़ी हुई एक और बात मुझे याद आती है कि मिस्टर काउ ली करके जो सिंगापुर के पहले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी अपनी जीवनी में लिखा है कि जब मैं पहली बार प्रेसिडेंट बना तो उसके बाद मेरे पास दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन तो ये था कि मैं अपने परिवार को दुनिया का सबसे अमीर परिवार बना करके यहाँ से जाऊँ, जब दुनिया से विदाई लूँ तो मेरा परिवार जो है वो मॉनेटरीली, पैसों से, लग्जरियस से दुनिया की हर चीज़ उनके पास हासिल होनी चाहिए। या दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं मेरे कंट्रीमेंट्स को, मैं अपने देश को इतना आगे बढ़ाऊं कि दुनिया इसको देखे और उसकी लग्जरी की चर्चा करे। तो काउ ली ने कहा कि आई ऑप्टेड फॉर द सेकंड ऑप्शन, एंड ये बात सही है। 1965 में सिंगापुर आज़ाद हुआ और आज सिंगापुर की परिस्थिति देखिए। मैं तो सिंगापुर में रहा हूँ काफ़ी सालों तक, 10 साल तक कंटिन्यूसली मैं सिंगापुर में विजिट करता रहता था। इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड, क्राइम इज जीरो क्राइम। आप चाहे कुछ भी करिए, एवरीथिंग इज वेल सेटल्ड, वेल इस्टेब्लिश्ड। और उसकी बात से मुझे याद आया कि अगर हम सिंगापुर की बात को ध्यान में रख करके और हम हमारे सनातन धर्म के आधार पर किए हुए राजाओं के लिए बनाए गए नियमों की चर्चा करें तो उसमें 4-5 चीज़ें जो मेरे को बहुत उपयुक्त लगती हैं, बिल्कुल परफेक्ट लगती हैं, वो ये है कि यू हैव टू मेक लॉ, द किंग हैज़ टू मेक लॉ इनटू द कंट्री। कानून इस हिसाब से बनाओ कि कानून की आप जो है वो पालन कर सकें। कानून बनाने के लिए कानून अलग होते हैं और कानून को इम्प्लीमेंट करने के कानून अलग होते हैं। कानून कम बनाइए लेकिन इतने सटीक बनाइए कि आप उसको अच्छी तरह से फॉलो कर सकें। आपके पास दीर्घकालीन नीति होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के बेसिस के ऊपर कानून बनाने चाहिए। आज या कल या परसों के लिए कानून बनाना, ये कानून की मजाक उड़ाना होगा। हमें ऐसे कानून बनाने चाहिए जो हमारे देश को, हमारी कंट्री को, हमारे समाज को बहुत आगे तक लेके जा सके और हम कंसिस्टेंटली उस लॉ को फॉलो कर सकें। दूसरा होना चाहिए द टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी मतलब किसी भी सरकार के लिए पैसों की जरूरत तो होती ही होती है और सरकार के पास पैसा तो टैक्स के थ्रू ही आता है, लेकिन हम इतना टैक्स ना लगा दें कि बिजनेस करने वाला बिजनेस ही ना कर पाए। अगर वो व्यापार नहीं करेगा तो आपके पास टैक्सेस आएंगे कहाँ से?
और अगर टैक्सेस नहीं आएंगे तो आप देश में पैसा कैसे आप प्रगति करेंगे। तो प्रगति करने के लिए हमें टैक्स तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन टैक्स कितना होना चाहिए, जिसके लिए चाणक्य ने कहा है कि जिस तरह सब्जी के अंदर नमक हो उस तरीके से टैक्स होना चाहिए कि वो आपका टेस्ट बरकरार रखे और टैक्स लग जाए, टेस्ट बरकरार रखे और टैक्स आपके पास कलेक्ट भी हो जाए। तो दूसरा काम उनका है कि टैक्सेशन लगाना, पैसा कलेक्ट करना, और कलेक्ट इस तरीके से करना कि कहीं ऐसा ना हो कि जो है वो टैक्स लगते लगते आदमी इतना टैक्स्ड हो जाए कि वो टैक्स देने में ही उसको तकलीफ होने लगे। तो टैक्स कलेक्शन, एप्रोप्रिएटली टैक्स कलेक्शन, अच्छे तरीके से टैक्स कलेक्शन करवाना भी एक राजा का, एक लीडर का कर्तव्य है। तीसरी बात आती है कि जस्टिस एंड जुडिशियल सिस्टम। देखिए, ऐसा है कि अगर आप न्यायिक प्रक्रिया के अंदर बेईमानी ले आएंगे, अगर आपको एक गुनाह के लिए 10 तरीके की सजाएं का प्रोविजन होगा और किसी को माइल्ड, किसी को हैवी, किसी को जस्टिस, किसी को नो जस्टिस, अगर इस प्रोसेस के अंदर चले जाएंगे और आपकी जुडिशरी सिस्टम इतनी अविश्वसनीय होगी तो लोगों के अंदर उसके प्रति सही भावना नहीं आएगी और आज नहीं तो कल देश में गंदगी पैदा होनी शुरू हो जाएगी। फिर क्या होगा कि आप मैनिपुलेशंस के तौर पे चले जाएंगे और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आप एक प्रक्रिया को 8-8, 10-10, 12-12 साल तक रखते हैं, गुनहगार खुद भूल जाता है कि मैंने गुनाह क्या किया है, और जो आदमी विक्टिम है वो भी भूल जाता है और वो भी अलग मोड में चला जाता है। तब जाकर के उसकी कानून की प्रक्रिया पूरी होती है। इस प्रोसेस को भी बदलना होगा। और जो चौथी बात आती है वो इंटर स्टेट रिलेशनशिप। आपके कंट्रीज जो है वो अपने पड़ोसी देशों के साथ, बड़े देशों के साथ, महान देशों के साथ कि आपके रिलेशनशिप कैसे हैं और उस रिलेशनशिप को कितनी हद तक निभाना चाहिए, कितनी हद तक अपने उसको रेसिस्ट करना चाहिए, ये योग्यता भी एक लीडर के अंदर होनी चाहिए कि वो इंटर स्टेट रिलेशनशिप को भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करे, इंटरनल आल्सो एंड इंटरनेशनली आल्सो। और आखिरी बात आती है कि मॉरलिटी एंड रिलीजन, कि मैं आपको पहले भी कहता आया हूँ कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का हमें यूज नहीं करना चाहिए, हमें सर्वधर्म समभाव की बात करनी चाहिए। सारे धर्म एक जैसे होने चाहिए, लेकिन हम ये धर्मनिरपेक्ष तो कोई शब्द ही नहीं है। आप धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकते हैं जब आप धर्म के आधार पर ही आपका व्यक्तित्व बनता है, आपकी पर्सनालिटी बनती है और उस पर्सनालिटी के बेसिस के ऊपर ही आप अपने देश का कल्याण कर सकते हैं। फिर आप धर्म को अधर्म कह देंगे तो कहाँ की बात रहेगी। तो मेरे को लगता है इतनी बात यहीं मैं आज आपके सामने पूरी करता हूँ। हम फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में, कुछ और नया चीज़ में लेकर के आऊँगा। तो आज की बातचीत को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। आप अपना ध्यान रखें अपने, क्योंकि आप हैं तो परिवार है, आप परिवार है तो समाज है और समाज है तो देश है, इसलिए आप इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हैं। आप अपना बहुत ध्यान रखिए और टेक केयर। भगवान जल्दी से जल्दी हमें इस बीमारी से निजात दिलाए और हम सब स्वस्थ हो जाएं, हम अच्छी पटरी पर हमारे देश को और हमारे समाज को लेके जाएं। इसी भावना और आशीर्वाद के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। धन्यवाद। टेक केयर।